बीएमसी में हार देख बौखलाए राज ठाकरे, गाली गलौज पर उतरे। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने सरेआम के अन्नामलाई को दी गाली। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडू बंद रसमलाई आली होती. तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय, तुझा काय संबंध आहे इथे याचा. हिंदी भाषी को लेकर यूपी बिहार के लोगों पर फिर भड़के राज ठाकरे। राज ठाकरे ने कहा, हिंदी थोपने की कोशिश की तो मैं आपको लात मारूंगा। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथ. महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीएमसी में हार का खौफ अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के चेहरे पर, उनके बयानों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दरअसल मुंबई महानगर पालिका के इस चुनाव में तमिलनाडु से बीजेपी नेता के अन्नामलाई की एंट्री के बाद राज ठाकरे काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। राज ठाकरे के होश उड़ चुके हैं जब से के अन्नामलाई ने मुंबई में एंट्री की है। वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिसका असर अब ये हुआ है कि राज ठाकरे सीधे गाली गलौज पर उतर आए हैं। जी हां, राज ठाकरे ने अब के अन्नामलाई पर भड़ास निकाली और उन्हें रसमलाई तक करार देते हुए उनके लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो सीधे तौर पर दक्षिण भारतीयों का अपमान करता है। जो के अन्नामलाई के लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं वो कैमरे पर हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल जो है राज ठाकरे ने बीजेपी को घेरने के लिए और के अन्नामलाई के अपमान के लिए किया है। और उनका ये बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि राज ठाकरे ने पहले उत्तर भारतीयों के खिलाफ नफरत फैलाई और उसके बाद वो खुलेआम दक्षिण भारतीयों को गाली दे रहे हैं। वो लुंगी शब्द का इस्तेमाल करते हुए अभद्र भाषा जो है बोल रहे हैं, अभद्र तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। और क्या कहा राज ठाकरे ने, किस तरीके से अपनी भड़ास निकाली है, सुनिए। जी लोक येत आहेत ती लोक तुमच्यावरती उड्या मारतायत, वाटेल ते बोलतायत तुम्हाला. मुंबईमध्ये महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला घरं नाकारली जात आहेत. काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडू बंद रसमलाई आली होती. तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय, तुझा काय संबंध आहे इथे याचा. यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव. अनेक दाक्षिणात्य इथे राहत आहेत, अनेक जैन मारवाडी इथे राहत आहेत, आनंदाने राहत आहेत. पण कसं भडकवलं जाते बघा तुम्हाला कबुतरांच्या नावाने. कबूतर राहिली बाजूला, पण हे सत्ताधारी जे फडफडत आहेत ना, हा त्यांचा प्रश्न आहे. काल परवाची गोष्ट, इथे मुंबईमध्ये एक जैन मराठी वादावरती पडदा टाकण्यासाठी म्हणून एक बैठक झाली. ही बातमी फक्त नवाकाळला आली. त्यांचे कोणतरी एक जैन मुली निलेश चंद्र आहेत, निलेश चंद्र बघा. ते जैन मुली निलेश चंद्र काय सांगतायत, तर कबुतरे खाणे आणि मांसावरून मराठी जैन समाजात पेटलेला वाद मिटवण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपा मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांना दिली. मात्र मंगल प्रभात लोढा यांनी हा वाद मिटवला नाही, तर ह्या समाजामध्ये जास्तीत जास्त भांडणं कशी लागतील हे पाहिलं. म्हणजे मराठी माणसापासून गुजराती बाजूला करायचे, आता ही लुंगी अंडी इकडनं तामिळ बाजूला करायचे, अजून कोणतरी युपी मधनं बोलवायचा त्याच्यात अजून ते बाजूला करायचे. तुम्हाला या महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये एकट्यात पाडायचं. एकटे असलो तरी काफी होत. नको त्या वादात जाऊ नका. आमच्या त्यांच्या गुजरातमधनं बिहारी लोकांना जेव्हा हकलवले त्याच्या बातम्या नाही होत.
ज्याने बिहारी लोकांना तिकडनं हकलवलं, जवळपास 10 का 20 हजार लोकांना हकलवून दिले बिहारमधनं, भारतीय जनता पक्षाने त्याला तिकीट दिलं, निवडणुकीचं तिकीट दिलं. आणि हे वाद फक्त तुमच्यासाठी आमच्यासाठी इथे फक्त करून ठेवतायत. गेले अनेक वर्ष सांगतोय तुम्हाला, हे सगळं हे जे मुद्दामून जे चालू आहे, तुमचं अस्तित्व नष्ट करण्यासाठी हे सगळं सुरू आहे. आज ही मुंबई हातामध्ये गेली. मुंबई का पाहिजे हातात? आज केंद्रामध्ये यांची सत्ता, राज्यामध्ये यांची सत्ता, पण उद्या मुंबईमध्ये, ठाण्यामध्ये, कल्याण डोंबिवलीमध्ये, आमच्या एमेबार रिजनमध्ये उद्या ह्यांना जर काही करायचं असेल, महानगरपालिकेची परवानगी लागेल. आणि महानगरपालिका जर आपल्या हातात असतील, हे जमिनी विकून देऊ शकत नाहीत, हे अदानीला जमीन देऊ शकत नाहीत. तो ये एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे हैं, ये वो राज ठाकरे हैं जिनके साथ उद्धव ठाकरे ने गठबंधन करके बीएमसी की सत्ता पर काबिज होने का सपना देखा है. लेकिन एक बार फिर से राज ठाकरे वही कर रहे हैं जो वो अब तक करते आए हैं. दरअसल भाषा को लेकर विवाद, हिंदी भाषियों का अपमान, उनके खिलाफ अपनी नफरत दिखानी, और वही तमाम चीजें वो बीएमसी के चुनाव के बीच भी करते हुए नजर आ रहे हैं. राज ठाकरे ने अब एक रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर से भाषा का मुद्दा छेड़ा. उन्होंने यूपी और बिहार के लोगों को टारगेट किया और कहा कि उन लोगों को यह समझना चाहिए कि हिंदी आपकी भाषा नहीं है. मुझे भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसे थोपने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको लात मारूंगा. ये बातें उन्होंने यूपी और बिहार के लोगों के लिए कही है. हा धोका काय होता ना बाबांनो, मी फक्त वेळ कमी आहे, परंतु मी आपल्याला एक धोका, हा किती वर्षांपूर्वी आमच्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी, आमच्या बाबासाहेबांनी मांडलेला तुम्हाला फक्त एक गोष्ट वाचून दाखवतो, जी मी 2008 ला वाचून दाखवली होती. बाबासाहेबांनी काय त्यावेळेला मांडलं होतं हे तुम्हाला आज कळेल. मी काय सांगतोय तुम्हाला ते. उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांच्यासारखी राज्य निर्माण करून हे बघा, हे पुस्तक आहे भाषिक राज्य पुनर्रचना मीमांसा. आपल्याला कुठे मिळालं तर आपण जरूर वाचा. उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांच्यासारखी राज्य निर्माण करून राज्य पुनर्निर्माण मंडळाने केवळ तौलनिक विषमता निर्माण केली एवढेच नव्हे, तर उत्तर भारत आणि दक्षिण भारताचे 2 तट निर्माण केले. उत्तर भारतात हिंदी भाषेचं प्राबल्य आहे, उलट दक्षिण भारतात हिंदीशी संबंध नसलेल्या भाषा बोलल्या जातात. मला खरं तर आपल्याला सांगायचंय की यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही. यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे. हिंदी भाषा तुमची पण नाहीये. माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथ. हिंदी भाषिकांची संख्या किती मोठी आहे याची बहुतेक कोणालाही दखल नाही. भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या 48% लोकसंख्या ही हिंदी भाषिक म्हणजे त्या भागाची आहे. माझ्याकडे घटना निर्मितीचे काम होते त्यावेळी एक गुपित घटना मी नमूद करू इच्छितो. अर्थात गुपित भंगाचा आरोप माझ्यावरती येणार नाही अशी अपेक्षा आहे. काँग्रेस पक्षाच्या एका बैठकीतील हे गुपित आहे. हिंदी ही राष्ट्रभाषा म्हणून स्वीकारण्यासंबंधी ही चर्चा होती. घटनेचे 115वे कलम राष्ट्रभाषेसंबंधी आहे. या कलमावरती जेवढी गरमागरम चर्चा व्हायला झाली तेवढी इतर कोणत्याही कलमावरती झाली नाही. प्रदीर्घ चर्चेनंतर हे कलम मतास टाकले आणि काय आश्चर्य, 78 विरुद्ध 78 असे मतदान झाले. कुठलाच निर्णय घेणे शक्य झाले नाही. या वस्तुस्थितीमुळे दक्षिण भारताचा उत्तर भारतावरती किती कटाक्ष आहे हे तुमच्या लक्षात येईल. उत्तर भारत संलग्न झाला आणि दक्षिण भारत विच्छिन्न राहिला आणि राजकारणात हिंदी व उत्तर भारताचे वर्चस्व असेच चालू राहिले तर परस्पर द्वेषभाव निर्माण झाला नाही तरच नवल. केंद्रीय सरकारात एका राज्याला दुसऱ्या राज्यावरती अशा आगंतुकपणे वर्चस्व चालू देणे धोक्याचे आहे. घटक राज्ये समतोलाची राखण्यास केंद्रीय शासनामध्ये काही तरतूद नसल्यामुळे नवनिर्मित बिजोड राज्यांमुळे 5 प्रदेशांखेरीज इतर राज्यात अविश्वास आणि असंतोष निर्माण होईल. सध्याच्या केंद्रीय शासन पद्धतीमुळे भारताच्या राजकारणात उत्तर प्रदेश इतर राज्याहून प्रबळ ठरेल ही भीती केवळ दक्षिण भारतीयांचीच नसून पंजाब, बंगाल व इतर राज्यांनी व्यक्त केलेली आहे. आणि ही भीती निराधार आहे असे कोणीही छातीरोखपणे सांगू शकत नाही. या भीतीचे निराकरण केले नाही आणि आता विशेष उपाययोजना केली नाही तर ही भीती राष्ट्रीय ऐक्यास घातक ठरल्याशिवाय राहणार नाही. हे सत्य कोणी लपवू शकत नाही.
आमच्या परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तेव्हा लिहून ठेवलंय की हे किती घातक आहे ते. हे काय चाल चालू आहे तुमच्या विरोधात? हे काय प्रकारचं षडयंत्र सुरू आहे? जो इतका बलवान महाराष्ट्र, इतका सुसंस्कृत महाराष्ट्र, या देशाला दिशा दाखवणारा महाराष्ट्र, सगळ्या बाजूनी संपन्न असा महाराष्ट्र, हे सगळ्या बाजूनी येत आहेत आणि महाराष्ट्राने तुम्हाला फक्त इथे तुमचे चावे घेत आहेत. यानी यूपी और बिहार के लोगों को लात मारकर वो निकालेंगे, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल राज ठाकरे कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वो चारों तरफ से महाराष्ट्र आ रहे हैं और आपका हिस्सा छीन रहे हैं. यानी सीधे तौर पर महाराष्ट्र की जनता को वो भड़का रहे हैं यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ, और कह रहे हैं कि अगर जमीन और भाषा चली गई तो आप खत्म हो जाएंगे. इस तरीके की सियासत राज ठाकरे वहां पर कर रहे हैं. देखिए, यही तो दुख की बात है. आपको बात करने का सलीका, बाला साहब ठाकरे जो बात करते थे हम सम्मान करते थे, तभी के मुद्दे अलग होते थे, तभी की राजनीति अलग होती थी. आप खुद को एक फेक बाला साहब ठाकरे तो बना नहीं सकते, और मैं उनको सम्मानपूर्वक कहना चाहती हूँ. आप किसी के बारे में जब बोलते, किसी और समाज और भाषा के बारे में, तो सोच के बोलना चाहिए. हर कोई मुंबई को एक साथ लेता है, और मराठी क्या मैं नहीं हूं क्या? मेरा मराठी का मुद्दा जरूरी नहीं है क्या? मैं मराठी मानुस नहीं हूं क्या? मेरी इतनी ही विनती उनसे है कि सबने मुंबई को अच्छा बनाया, उसका मतलब मराठी मानुस नहीं है क्या? अभी समझो भारत में मैं रह रही हूँ और मेरी शादी साउथ इंडियन से हुई है, वो तेलुगु है, तो वो भाषा मैंने सीखनी चाहिए ना. इसका मतलब मैं अपना मराठीपन छोड़ रही नहीं. मैं उनके गांव में जाऊंगी, उनकी भाषा, और मैंने ऐसे अनगिनत नॉन मराठी लोगों से मैं बात करती हूँ जो मेरी इतनी अच्छी मराठी बोल पाता है, कभी कभी मेरे से अच्छी मराठी बोल पाता है. जैसे हमारे एमपी रह चुके हैं गोपाल शेट्टी, उनकी मराठी मुझसे भी शुद्ध है, वो मराठी में ही बोलते हैं. वो शेट्टी हैं लेकिन मराठी में ही बोलते हैं. तो वो मराठी मानुस नहीं, जहां पे पैदा हुआ अपनी जिंदगी उसने बनाई है. और मराठी मानुस हर किसी को अपनाता है, और यही हमारी खासियत है, मेरे जैसे मराठी मानुस की और हम सबकी खासियत है. तो सम्मान लोग भी रखते हैं. ये डिवाइड एंड रूल से कुछ होने नहीं वाला है. मुझे लगता है ये बातें चलती रहती है. 15 तारीख को उनको उसका जवाब मिलेगा. लेकिन जिस तरीके से तमिलनाडु से बीजेपी के नेता के अन्नामलाई ने हाल ही में मुंबई में चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा था कि बॉम्बे महाराष्ट्र का शहर नहीं है, इस तरीके की उनकी टिप्पणी थी, जिस पर राज ठाकरे की इतनी ज्यादा बौखलाहट दिखाई दी कि वो सीधे तौर पर अन्नामलाई को गाली देने पर उतर आए. वो गाली गलौज करने लगे और खुलेआम उन्होंने जनसभा में ये टिप्पणियां अन्नामलाई के लिए की. लेकिन अब अन्नामलाई ने भी इस मुद्दे पर राज ठाकरे को जवाब दिया है. उन्होंने पलटवार किया और कहा कि मुंबई शहर केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो शहर है. साथ ही अन्नामलाई ने कहा कि मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय शहर कहना महाराष्ट्र के लोगों के योगदान को नकारना बिल्कुल नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि मुझे धमकियों से डर नहीं लगता, मैं मुंबई दोबारा आऊंगा. जो लोग मुझे धमकी देते हैं, आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे, ये लोग कौन हैं? मुझे किसान का बेटा होने पर गर्व है. उन लोगों यानी ठाकरे भाइयों ने मुझे गाली देने के लिए बैठक बुलाई थी. मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं उनके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं. ये तमाम बातें अन्नामलाई ने कही हैं जवाब के तौर पर. और उन्होंने कहा कि किसी ने लिखा है कि अगर मैं मुंबई आया तो वो मेरे पैर काट देंगे, लेकिन मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं मुंबई आ रहा हूं, तुम लोग मेरे पैर काटने की कोशिश जरूर करो. வேலை இல்லாம 2 பேர் சுத்திட்டு இருக்காங்க. அங்க பாத்தீங்கன்னா ஆதித்ய தாக்கரே, ராஜ் தாக்கரே, இவங்கெல்லாம் யாருங்க? அங்கிருந்து என்னை மிரட்டிட்டு இருக்கானுங்க. நான் பெருமைப்படுறேன், ஒரு விவசாயினுடைய பையன் இன்னைக்கு தாக்கரேவனுடைய கோபத்தை நான் சம்பாரிச்சிருக்கிறேன். எனக்கே அது ஆச்சரியம் தான். எங்க அப்பா படிச்சது 10வது, அம்மா படிச்சது 6வது. எல்லாம் இத்தனை நாளா ஆடு மாடு தான் மேய்ச்சிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ உடம்பு சரியில்லை, ஆடு மாடு மேய்க்கிறதுல அந்த ஆடு மாட்டை நான் மேய்க்கிறேன். இன்னைக்கு தாக்கரே நேற்று கூட்டம் போட்டு ஆயிரக்கணக்கான நபர்களை போட்டு அந்த ராஜ் தாக்கரே, உத்தவ் தாக்கரே, ஆதித்ய தாக்கரே மேடையை போட்டு என்னை அங்கிருந்து திட்டுறானுங்க. அந்த அளவுக்கு நான் வளர்ந்துட்டேன்னா, அந்த அளவுக்கு ஒரு விவசாயினுடைய பையன் இன்னைக்கு மும்பையில் அவனை கூட்டம் போட்டு திட்டுற அளவுக்கு நான் உயர்ந்துட்டேனான்னு தெரியல. அதனால இந்த பாலா சாஹேப் தாக்கரே அவர்கள் மீது மிகப்பெரிய மரியாதை நான் வைத்திருக்கின்றேன். பாரதிய ஜனதா கட்சியில் நம்முடைய அலுவலகத்தில் நான் மாநில தலைவராக பணியாற்றிய பொழுது 2 பேர்த்தோட புகைப்படம் என்னுடைய இதில் இருக்கு. ஒன்று சத்ரபதி சிவாஜி அவர்கள், மற்றொன்று மகாகவி பாரதி அவர்கள், திருவள்ளுவர் எல்லாமே வச்சிருக்கோம். அதனால் இவனுக்கு அந்த மிரட்டல் போட்டு இந்த சிவசேனா, இன்னைக்கு தாக்கரேவோட சிவசேனா அவங்களுடைய பத்திரிகை நம்ம முரசொலி மாதிரி சாம்லான்னு ஒன்று வச்சிருக்கானுங்க. அதில் எழுதியிருக்கானுங்க, மும்பைக்குள்ள வந்தா என் காலை வெட்டுவேன், இங்கடிப்பேன். நான் மும்பைக்கு வரத்தான் போறேன், நீ இங்கடிச்சு பாரு, காலை வெட்டிப்பாரு, அதெல்லாம் 2 ஒன்று பார்த்துடலாம்.
அதனால இந்த மிரட்டல் உருட்டுக்கெல்லாம் நான் பயந்திருந்தா ஊரில் உட்காந்து என் கிராமத்துக்குள்ள சொந்த ஊர்ல தான் இருக்கு. இரண்டாவது, இன்னைக்கு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்தியாவுடைய தலைவர் நான் சொல்லும் பொழுது அவர் குஜராத் இல்லைன்னு ஆயிருமா? அதே போல காமராஜர் ஐயா அவர்கள் இந்தியாவுடைய மாபெரும் தலைவர் நான் சொல்லும் பொழுது அவர் தமிழர் இல்லை என்று ஆகிவிடுமா? இன்னைக்கு மும்பை உலகத்தினுடைய தலைநகரம் என்று சொல்லும் பொழுது அது மராட்டியர்களால் கட்டிய நகரம் இல்லைன்னு ஆயிருமா? அது மும்பை அங்கு இருக்கக்கூடிய மராட்டி சகோதர சகோதரிகளுடைய உழைப்பால் உயர்ந்த நகரம் இல்லைன்னு ஆயிருமா? இதெல்லாமே அந்த நகருக்கு ஒருவர் சொல்லக்கூடிய பெருமை, ஒரு அடையாளம். எப்படி பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்தியாவினுடைய தலைவர், உலகத்தினுடைய தலைவர் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் பிறந்த இடமும் பிறந்த மண்ணையும் மறந்துடுமா? முட்டாள்கள், அறிவில்லாதவர். சஞ்சய் ராவட்னு ஒருவர் இருக்கின்றார். என்ன பேசுறதே தெரியாம காலையில பத்திரிகையாளரை சந்தித்து வாமிட் எடுப்பது மட்டும்தான் சஞ்சய் ராவத்துடைய காலை வேலை. 6 மணிக்கு வாமிட் எடுக்கணும், அதுக்கான பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடக்கணும். இன்னைக்கு 3 தாக்கரே கூட்டம் போட்டு மிரட்டிட்டு இருக்காரு. என்னை பத்தி நீ அவமானப்படுத்துறது எனக்கு ஒன்றும் புதுசு இல்லை. தமிழ்நாட்டில் டிஎம்கே அதைத்தான் காலங்காலமா செய்யறாங்க. ஆனா தமிழர்களையே அவமானப்படுத்துறாங்க. இந்த லுங்கி கட்டினவனுங்க, வேட்டி கட்டினவனுங்க, இவனுங்கெல்லாம் இப்படி, இவனுங்கெல்லாம் அப்படி. அதே கூட்டணியில திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இங்க இருக்கிறாங்க. இதுதான் ஆச்சரியம். அதனால அது திமுக தமிழகத்தில் இருக்கட்டும், அங்க இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த உத்தவ் தாக்கரே, ராஜ் தாக்கரே, ஆதித்ய தாக்கரேவாக இருக்கட்டும், இவர்கள்லாம் மிரட்டி தான் அவங்க பிளப்பை ஓட்டிட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம பயப்படுவோம்னு நினைக்கிறாங்க. இது பாலா சாஹிப் தாக்கரே அவர்கள் இருந்திருந்தால் இவங்கெல்லாம் இருந்திருக்கவே மாட்டாங்க. அப்பாவினுடைய பெயரை கெடுப்பதற்கே ஒரு 3 பேர் அங்க சுத்திட்டு இருக்கிறாங்க. அதனால அந்த காலை வெட்டுவேன், கையை வெட்டுவேன், இதுக்கெல்லாம் பயப்படுறாள் நான் கிடையாது. அதே நேரத்தில் ஒரு விவசாயினுடைய மகன் கிராமத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நான் தாக்கரே மீட்டிங் போட்டு லட்சக்கணக்கான ஆளை போட்டு ஸ்டேஜில் நீ திட்ட அளவுக்கு வளர்ந்துட்டேன்னு நினைக்கும் பொழுதும் கூட அந்த பாரதிய ஜனता கட்சி தான் அந்த வாய்ப்பையும் எனக்கு கொடுத்திருக்குன்னு நினைச்சு நான் பெருமையும் அடைவேன். तो अन्नामलाई ने साफ कर दिया है कि वो इन धमकियों से डरने वाले नहीं है। वो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे या उनके कार्यकर्ता कुछ भी कहें, वो डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। और उन्होंने ये इंटरव्यू में साफ कर दिया है अन्नामलाई ने कि ट्रिपल इंजन की सरकार महाराष्ट्र की जनता चाहती है। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर आप चेन्नई को देखें तो वहां डीएमके और शीर्ष नेता हैं। बीजेपी बेंगलुरु में कांग्रेस और बीजेपी का दबदबा है और हैदराबाद में कांग्रेस और बीजेपी का दबदबा है। लेकिन मुंबई देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर त्रिदलीय सरकार संभव है। ये तमाम बड़ी बातें अन्नामलाई के जरिए कही गई हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस तरीके से एक वक्त पर ये हिंदुत्व की बात करते थे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, लेकिन आज सिर्फ अपनी सत्ता के लिए किस तरीके से जो है तमाम चीजें बदल चुकी हैं। किस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। हिंदी भाषी लोगों के लिए कितनी नफरत है। यूपी और बिहार के लोगों को ये लात मारने की बात करते हैं। दक्षिण भारतीयों की लुंगी का जिक्र करते हुए उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अन्नामलाई को ये रसमलाई करार देते हैं। तो ये तमाम चीजें जो चल रही हैं, ये जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे को भी बहुत बड़ा नुकसान इस चुनाव में पहुंचाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो कुछ सीटें जीतने वाले थे, वो भी कहीं ना कहीं राज ठाकरे उनका खेल बिगाड़ने में अब जुट गए हैं, जिस तरीके के वो बयान दे रहे हैं। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि किस तरीके का जो रिजल्ट है वो बीएमसी चुनाव का सामने आता है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।